brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। खतरा पाकिस्तान से है और चुनौती भी भारत के आगे है। सीमाओं पर हमारी सेना हिफाजत करेगी, लेकिन खतरा इस बात का है कि जब भारत मुंहतोड़ जवाब देगा तो पाकिस्तान की ओर से भी खतरा आएगा। और वो खतरा हो सकता है हवाई हमले का, फिर वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हों, रॉकेट हों, किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल हों या फिर फाइटर जेट्स हों। और ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि हम और आप जो स्थानीय हैं, जो सिविलियन हैं, मॉक ड्रिल से समझें कि खुद एहतियात कैसे बरता जाए। लेकिन बेहतर अगर समझना हो तो कमांडर कार्तिक विज हमारे साथ हैं, पूर्व नौसेना कमांडर। सबसे बड़ी बात ये समझना ज़रूरी है, हम और आप जहां खड़े हैं सायरन सुनाई देता है, एक एयर रेड सायरन सुनाई देता है। पहला कदम क्या होना चाहिए उन सिविलियंस का जिन्होंने वॉर नहीं देखा, जिन्होंने सायरन नहीं सुने कभी? अगर आपको सायरन सुनाई देता है तो मॉक ड्रिल्स के तहत जो है आपको पता चल जाएगा सायरन कैसा साउंड करता है, ठीक है। और सायरन साउंड करने के बाद में बेस्ट थिंग इज़ कि आप सबसे पहले जो है अगर कोई आपके पास में नियरेस्ट शेल्टर, आइडेंटिफाइड शेल्टर होगा। मतलब हम इस जगह पर हैं तो सर कोई शेल्टर कहाँ हो सकता है? मतलब आप ऑफिस जा रहे हैं? यहाँ पे जैसे कि सबसे पास में अगर कोई अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है तो वो हो सकता है, यानी तो बिल्डिंग की बेसमेंट ही हो, आप उधर भी जा सकते हैं। और ना सामान्य तौर पर कितने सेकंड का वक्त मिलता है अगर कोई एयर रेड या अलार्म बजता है? सो इट विल डिपेंड अपॉन कहाँ पे आपका जो है पिकअप आया और कहाँ से अलार्म है। इसीलिए जो अगर आपने देखा होगा कि जो मॉक ड्रिल के बारे में बात की जा रही है उसमें जो है इंटीग्रेशन विद इंडियन एयरफोर्स भी करना है, क्योंकि जिस तरीके से वो अलर्ट देंगे उसी तरीके से होगा। बहरहाल जो है इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 40 सेकेंड्स और मे बी मोर, स्पेशली हम इजराइल में देखते थे कि 25 सेकंड तक का वार्निंग मिल जाता था कई बार। जी। यहाँ पे जो है आपको शायद इतना ज़रूर मिल जाए, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द पिकअप इज। तो आपका अगर कोई मिसाइल पिकअप है या लॉन्च पिकअप है तो उसके ऊपर जो है इट विल डिपेंड अपॉन, यू विल हैव टू बेयर। आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वेट ना करें कि कितना हमारे पास में टाइम है। इट इज़ बेस्ट टू लीव एवरीथिंग एंड टेक शेल्टर। सर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, बिल्डिंग, मान लीजिए नई दिल्ली इलाका है या कोई ऐसा मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो टारगेट है और वहाँ पर सिविलियन है, तो कैजुअलिटी बहुत बढ़ सकती है। ऐसे इलाकों में जहाँ आपके पास दफ्तर है, बहुत कुछ नहीं है, तो सिविलियंस को क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? पहली बात तो ये ग्लास फसाड है, ग्लास फसाड के सामने आपको नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई होता है तो यू मस्ट रन वेयर एवर देयर इज अ कंक्रीट ऑल अराउंड यू, क्योंकि इससे जो शार्पनेस आपको इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है आप बेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा, वहाँ पे जाके जो है यू कैन टेक शेल्टर, ओके, टिल सिस टाइम। अच्छा, कई सारी इमारतों में हम आते, जैसे ये गार्ड रूम है, इस तरह के गार्ड रूम बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, क्या ऐसी जगहों पर भी किसी तरह का एहतियात बरता जा सकता है कि हम इसमें जाएं और पोटेंशियल जो स्प्रिंटर्स हैं या फिर जो प्रोजेक्टाइल्स बर्स्ट हो रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा एयर डिफेंस भी उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो टुकड़े जो वेलोसिटी से गिरेंगे वो भी चोट पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं जी। और बात पता की है कि ज़रूरी नहीं है। सो एम ऑफ द टारगेट इज़ टू फाइंड अ सूटेबल टारगेट। ऐसी हर जगह पे जो है बमबारी या गोलाबारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि munitions also cost money, okay, so people would not want to waste it, hopefully, okay, so targeted will be there, so wherever there are VAs and VPs, vulnerable areas or important locations or sites। अगर इस तरह की इमारत हो तो स्ट्रक्चर में अगर हम समझे तो सर सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन सा इलाका हो सकता है? क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ऊपर में कुछ नहीं होगा, आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, बेसमेंट में। हाँ जी, बेसमेंट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी thin as far as the thickness is concerned, and if there is a very close impact for a weapon then it is going to obviously affect you। हम पहले ये देखते थे सर कि जैसे इजराइल में एक व्यवस्था थी कि वो कहते थे कि अगर बंकर नहीं है तो कम से कम आप अपने घर के उस हिस्से में चले जाए जहाँ पर बाथरूम बनाएं, क्योंकि वो चारों ओर से कंक्रीट है। क्या भारत में वो स्ट्रक्चर उतना मजबूत है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर डायरेक्ट हिट नहीं है, कंक्रीट कोई डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, सो अगर मतलब डिस्टेंस से शार्पनर आ रहा है तो आप कंक्रीट के पीछे भी छुपेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिफाजत जरूर मिलेगी उससे। लेकिन कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, बेसमेंट हो, अंडरग्राउंड हो, कई बार लोगों को डर लगता है कि जैसे कम ऊंचाई वाले फ्लाईओवर हैं या ज़्यादा ऊंचाई वाले फ्लाईओवर हैं, क्या वो भी मददगार हो सकते हैं? मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी फ्लाईओवर के नीचे खड़ा होने का, क्योंकि अगर कल को अगर उधर कोई हिट है, वो गिर गया नीचे, तो आप ही पे गिरेगा। इट विल बी मोर प्रूडेंट टू हैव अ मोर सिक्योर स्ट्रक्चर एज अ बेसमेंट और विच इज सिक्योर। सर, इस तरह की जो इमारतें हैं, मतलब यही नहीं, अक्रॉस नेशन अगर देख लें इंस्टॉलेशन, क्या इनका रेजिस्टेंस पावर इतना है कि किसी बैलिस्टिक फाइट को या फिर किसी स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स को, रॉकेट को, हमले को कुछ हद तक कम कर सकते, इतनी क्षमता होती है हमारे देश में स्ट्रक्चर को? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना उसमें जो है आपका एक्सप्लोसिव कंटेंट है, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि आपके डायरेक्ट इन सब चीज़ों पे टारगेटिंग होगी, ओके, होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास में इनडायरेक्ट अटैक आ रहा है तो थोड़ा बहुत शार्पनर जो आएगा उससे ज़रूर सेफ गार्ड कर देगा आपको।
बचने के कई सारे नियम हैं और उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो बच सकते हैं। खतरा बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर ये जागरूकता हम लोगों में है, हम उन नियमों का पालन करें, मॉक ड्रिल से सचेत रहें, थोड़ी सी चीज़ें जानें, जानकारियाँ इकट्ठा करें, तो इस तनाव की स्थिति में कम से कम कैजुअलिटी को हम बड़े स्तर पर कम कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।